पिछले क्लास में अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने डिफरेंट कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था और उसको क्यों सेलेक्ट करें हम लोग, उसके क्या यूजेस है, किस यूजेस के बेसिस पर उनको सेलेक्ट करें, ये सब हम लोगों ने देखना शुरू किया था। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने पेपर कैपेसिटर के बारे में बताया था कि पेपर डाइलेक्ट्रिक लगा दें तो क्या होता है। फिर माइका के बारे में हम लोगों ने बात किया जो बहुत अच्छा कैपेसिटर माना जाता है। फिर सिरेमिक के बारे में बात किया कि सिरेमिक कैपेसिटर्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया कि प्लास्टिक के कैपेसिटर्स लगा ले, पॉलीथीन वगैरह, ठीक है, टेफ्लॉन वगैरह, तो क्या होता है। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में बात किया कि कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज कर सकते हैं। यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो अब हम लोग कैपेसिटर की दुनिया में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं एक और टाइप का कैपेसिटर जिसको बोलते हैं ग्लास डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ग्लास डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर अगर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा तो इनके बीच में क्या लगा होगा, ग्लास यूज करते होंगे, ठीक है, ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अगर आप ऐसे देखें तो ये ना ऑब्वियसली ग्लास यूज हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ना इसका जो कॉस्ट है, इसका कॉस्ट रिलेटिवली हाई होता है, ठीक है, बाकी कैपेसिटर के कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट है ये थोड़ा सा हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर अपन बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आप जानते ही हैं, डाइलेक्ट्रिक में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका अच्छा खासा होता है, तो हमको तो फायदा मिला इसमें क्योंकि कैपेसिटर है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कैपेसिटर में कैपेसिटेंस टू वॉल्यूम रेशियो हम लोग निकालते हैं और जितना ये ज्यादा अच्छा रहता है उतना ही हम लोग कैपेसिटर को अच्छा एफिशिएंट मानते हैं, तो इसका भी कैपेसिटेंस टू वॉल्यूम रेशियो अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखें कि ये यूज कहाँ होता है ग्लास डाइलेक्ट्रिक, देखिए नाम से तो आप बस आपको पता करना है कि भैया ग्लास डाइलेक्ट्रिक की तरह यूज हो रहा है, दिखता कैसा है, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। मेनली अगर अपन रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स की अगर हम बात करें, आरएफ सर्किट्स, उसमें हम लोग ग्लास डाइलेक्ट्रिक को जनरली यूज करते हैं। अगर आप इसको एरोस्पेस वगैरह की एप्लीकेशन में भी देखेंगे तो भी आपको ग्लास डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल आपको मिसाइल, स्पेसक्राफ्ट वगैरह में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेराइटी है वो आपको फ्यू पिकोफैरेड से लेके लगभग 2000 पिकोफैरेड्स तक की वैरायटी आपको मिल जाती है। इसमें कैपेसिटेंस की रेंज जो है वो काफी अच्छी रहती है। और भी अगर आप नॉर्मली कैपेसिटेंस का जो यूज जानते होंगे कि कैपेसिटेंस डीसी ब्लॉकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आप जानते होंगे कि ट्यूनिंग के लिए कैपेसिटेंस का इस्तेमाल होता है तो इसके लिए ये भी होता है, उसके लिए कैपेसिटेंस कपलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, कैपेसिटेंस बाईपासिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारे जो फंक्शंस है वो सब इस कैपेसिटर के लिए भी लागू होते हैं। लेकिन बस ये इसकी खास बात है कि ये एरोस्पेस वगैरह में भी ये काफी अच्छा यूज होता है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है और ये इसका कॉस्ट थोड़ा सा महंगा है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है और कैपेसिटेंस वॉल्यूम रेशियो इसका बहुत अच्छा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आप लोगों को ये ग्लास डाइलेक्ट्रिक वाला? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, ये पॉज क्यों नहीं होता है? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए ग्लास डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो अब हम लोग नेक्स्ट उसमें आते हैं। नेक्स्ट जो कैपेसिटर आपका है, ठीक है, नेक्स्ट कैपेसिटर आपका कहलाता है विट्रियस इनेमल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। विट्रियस इनेमल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। अब आपको सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि सर नाम समझ के ना, नाम सुन के समझ ही नहीं आ रहा है कि सर ये है क्या। तो फिर मैं आपको पहले नाम से थोड़ा सा मतलब बताता हूँ। देखिए विट्रियस इनेमल, इनेमल अगर आप दांत को देखे होंगे ना तो दांत को भी इनेमल बोलते हैं, जो ऐसे थोड़ा निकला हुआ रहता है, थोड़ा पॉलिश्ड रहता है, बोल सकते हैं वैसा इनेमल जो बाहर निकला हुआ है। दांत मसूड़ों के बाहर से जो निकला है वो इनेमल है। विट्रियस बोले तो देखिए ऐसा मटेरियल, विट्रियस इनेमल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो बनाया गया है फ्यूज करके, जैसे ग्लास, ये भी बेसिकली आप देखेंगे ना तो ये ग्लास का ही बना होता है। लेकिन ग्लास डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्यों नहीं है इसका नाम? क्योंकि देखिए इसमें क्या किया जाता है ना, ग्लास को पहले पाउडर फॉर्म में तोड़ा जाएगा, ठीक है, ग्लास को पाउडर फॉर्म में तोड़ा जाता है, फिर उसको एक सबस्ट्रेट में ऐसे रखा जाता है और 750 से लेके लगभग 850 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो पाउडर है ये मेल्ट हो जाता है।
मेल्ट हो जाता है और इसमें फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है, इसमें इस सबस्ट्रेट में फ्लो करना चालू कर देता है। और उसके बाद ये थोड़ी देर बाद ये ठंडा होता है और ये हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है तो ये एक कोटिंग चढ़ जाती है इस सबस्ट्रेट के ऊपर। इस टाइप के मटेरियल को विट्रियस इनेमल कहते हैं, ठीक है, विट्रियस इनेमल। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप देखें तो इसमें सिलिका, अल्कली ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स, इन लोगों का मिक्सचर होता है। सिलिका, अल्कली ऑक्साइड, ठीक है, अल्कली ऑक्साइड और आपका फ्लोराइड्स का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। इसकी खास बात क्या है, मतलब आपको ये समझ में तो आ गया कि विट्रियस इनेमल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर बनता कैसे है। तो बनता कैसे है आपने बता दिया कि भैया ग्लास को चूरन में तोड़ दो, उसको गर्म कर दो, वो पिघल जाएगा और वो एक लेयर में जम जाएगा और फिर वो विट्रियस इनेमल कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखिए इसकी खास बात ये है कि इससे जैसा अपन कैपेसिटर बनाते हैं इसमें हम लोगों का जो लॉसेस होते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, जो ये इंसुलेट करने का जो रेजिस्टेंस है ये बहुत हाई रहता है, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये कैपेसिटर ऐसे कैपेसिटर हैं जो हाई टेम्परेचर में काम आते हैं। मतलब आप जब हाई टेम्परेचर, हाई फ्रीक्वेंसी में अगर आप जाना चाहें, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई टेम्परेचर में जाना चाहें, तब आप इस कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। बाकी आप यूजेस में जरूर लिख सकते हैं कि ये भी कैपेसिटर है तो ये डीसी ब्लॉकिंग के काम आएगा ही आएगा, ये ट्यूनिंग के काम आएगा ही आएगा, कपलिंग के, बाईपासिंग के, ये सब कॉमन एग्जांपल्स यूजेस हैं जो हर कैपेसिटर में आप इसको डाल सकते हो। लेकिन इसका जो मुख्य है, पहली बात तो आप कैपेसिटर के बारे में, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइन आपको लिखना है कैपेसिटर के बारे में जब क्वेश्चन आएगा, तो यह समझना है, कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आपको पहला तो किस मटेरियल से बनता है, कैसे बनता है, ये आपको समझ में आ गया। इसकी कुछ खास बातें हैं क्या, तो कुछ खास बातें तो हैं भैया कि इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, लॉसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में भी ये आराम से काम करता है, इसको कोई परेशानी नहीं है। तो इस टाइप के कैपेसिटर हम लोगों को विट्रियस इनेमल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में देखने को मिलता है। ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की कहानी अब देखिए, आप लोग जब इसको जान गए तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का कैपेसिटर देखते हैं जिसको एनपीओ कैपेसिटर कहा जाता है। एनपीओ, अब आपसे अगर अचानक से कोई इंटरव्यू में कहीं पूछता है कि व्हाट इज एनपीओ कैपेसिटर, आपने तो पढ़ रखा है मटेरियल साइंस, तो आपको पता होगा, तो आप आंसर क्या करिए। एनपीओ कैपेसिटर होता है एक तो नेगेटिव, ठीक है, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, और आपका ये जीरो का ओ है, ये जीरो है एक्चुअली, तो ये बेसिकली कहलाता है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कैपेसिटर। तो अभी आपके दिमाग में सर ये कैसा नाम है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए एनपीओ कैपेसिटर क्या होता है। देखिए आपको ये वाला जो कैपेसिटर है और आप ये वाला कैपेसिटर देखिए, एक जैसा आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, है ना। तो बेसिकली अगर आप एनपीओ कैपेसिटर देखें तो एनपीओ कैपेसिटर भी सिरेमिक से ही बनते हैं, है ना। सिंगल लेयर सिरेमिक कैपेसिटर है जिसमें सिरेमिक में मिलाया जाता है, सिरेमिक में मिलाया जाता है टाइटनेट, ठीक है, टाइटनेट को मिलाया जाता है तब जाके ये कैपेसिटर बनता है एनपीओ कैपेसिटर, ठीक है। तो नॉर्मल सिरेमिक का सिरेमिक कैपेसिटर अपन पढ़ चुके हैं, सिरेमिक में अगर टाइटनेट को मिला दें तो आपका बनता है एनपीओ कैपेसिटर। अब आप अगर किसी को पता नहीं होगा कि सर टाइटनेट क्या होता है, तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर पीरियोडिक टेबल में नाम सुने होंगे टाइटेनियम का, टाइटेनियम में अगर अपन ऑक्सीजन और कुछ एडिशनल मेटल्स मिला दें तो आपका ये टाइटनेट कहलाता है, ठीक है। टाइटेनियम, ऑक्सीजन और कुछ एडिशनल मेटल, ये टाइटनेट होता है। टाइटनेट को अगर अपन सिरेमिक में मिला दें तो एनपीओ कैपेसिटर बनता है। इससे फायदा क्या होगा, मतलब ये करने से सिरेमिक तो था ही अपने पास, तो फिर टाइटनेट क्यों डाले अपन। तो मुद्दा ये था कि ऐसा करने से, सिरेमिक में टाइटनेट डालने से ये अल्ट्रा स्टेबल बन गया, अल्ट्रा स्टेबल।
अल्ट्रा स्टेबल आप समझ पा रहे हैं, अल्ट्रा स्टेबल मतलब ये होता है बहुत ज्यादा स्टेबल, बहुत ज्यादा, इसीलिए इसका नाम ना टेम्परेचर कंपेंसेटिंग कैपेसिटर भी कहा जाता है, टेम्परेचर कंपेंसेटिंग कैपेसिटर। अब ये क्यों कहा जाता है, देखिए क्या होता है आपको मैं यहाँ क्लियर बताता हूँ। देखिए अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी बदलाव आता है, चाहे वो नेगेटिव आए कुछ चेंज, या फिर टेम्परेचर में कुछ टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब पॉजिटिव आए, कुछ भी टेम्परेचर में कुछ भी चेंज आए, कैपेसिटेंस की वैल्यू, एनपीओ कैपेसिटर की वैल्यू एकदम फिक्स रहती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस में जो चेंज होता है वो होता है 0 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पर मिलियन, मतलब 0 चेंजेस होता है। इसीलिए इसका नाम है कि अगर टेम्परेचर में नेगेटिव कर दें या पॉजिटिव कर दें, कैपेसिटेंस में 0 पार्ट्स पर मिलियन चेंज आएगा, इसीलिए इसका नाम नेगेटिव पॉजिटिव 0 कैपेसिटर होता है, इसलिए इसको एनपीओ कैपेसिटर कहते हैं। जहां कहीं भी आपको ट्यूनिंग की जरूरत पड़ेगी, जहां कहीं भी आपको टाइमिंग सर्किट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जहां कहीं भी आपको क्वालिटी फैक्टर हाई की जरूरत पड़ेगी, जहां भी आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आप अल्ट्रा स्टेबल कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। अल्ट्रा स्टेबल, ये नॉर्मल सिर्फ स्टेबल कैपेसिटर नहीं है, अल्ट्रा स्टेबल कैपेसिटर है ये एनपीओ कैपेसिटर, ठीक है। तो एनपीओ कैपेसिटर के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये एक स्पेशल प्रकार का सिरेमिक कैपेसिटर है, मतलब सिरेमिक तो हम लोगों ने देख रखा है, ये एक स्पेशल प्रकार का सिरेमिक कैपेसिटर है जो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर के वेरिएशन में, ठीक है। इसीलिए इसको अधिकतम रिसीवर्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रिसीवर्स में कैपेसिटर्स लगा होता है और अपन नहीं चाहते कि टेम्परेचर के कारण ये इसमें कुछ चेंजेस आए, तो एनपीओ कैपेसिटर्स को जनरली अच्छे अच्छे रिसीवर्स में लगाया जाता है। तो एनपीओ कैपेसिटर क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ, आई थिंक बहुत आसान था एनपीओ कैपेसिटर, लेकिन उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम देखते हैं, चलो ठीक है। तो कहाँ गया यार, चलो इसके बाद हम क्वार्ट्ज कैपेसिटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वार्ट्ज कैपेसिटर। वैसे क्वार्ट्ज आप लोगों ने कभी बचपन में पढ़ा ही होगा, आई होप आप लोग इसको जानते होंगे क्वार्ट्ज कैपेसिटर को। क्वार्ट्ज कैपेसिटर बेसिकली क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये भी बड़ा एक नेचर का एक दिया हुआ बड़ा अनोखा चीज है क्वार्ट्ज, जिससे बहुत स्टेबल रहता है और इससे तो फ्रीक्वेंसी भी जनरेट होती है। अगर आपको पता होगा क्वार्ट्ज ऑसिलेटर भी होता है, अगर आप लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो 5th यूनिट मेरे ख्याल से ऑसिलेटर वाला यूनिट होता है, उसमें अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर का नाम सुना होगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर या क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर, इसी को कहते हैं क्वार्ट्ज। बेसिकली ये क्या करता है ना, क्वार्ट्ज इसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और बहुत स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, मतलब बहुत वेरिएशन नहीं होती, बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एक खास बात भी है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की ये है खास बात कि ये ना कैपेसिटर की तरह भी एक्ट करता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल की मैं बता रहा हूँ, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्रिस्टल ना कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है, कभी कभी इंडक्टर की तरह भी एक्ट करता है, कभी सीरीज रेजोनेंस सर्किट की तरह एक्ट करेगा, कभी वो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की तरह एक्ट करेगा। मतलब इसका ना अलग अलग वेरिएशन है। इसका अगर आप लोगों को ग्राफ पता होगा, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे बताता हूँ कि अगर अपन फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस का ग्राफ देखें, ये इम्पीडेंस किसका है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, तो आपको कुछ ऐसा इसका डायग्राम ऐसे देखने को मिलता है, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी का है, तो जब तक इस फ्रीक्वेंसी तक रहते हैं तब तक ये जो इसका इम्पीडेंस है वो बिल्कुल कैपेसिटिव की तरह एक्ट करता है। आप थोड़े फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाते हैं तो वो इंडक्टिव की तरह एक्ट करता है, और फिर एक फ्रीक्वेंसी के बाद फिर कैपेसिटिव, फिर इंडक्टिव, ऐसे ही चलता जाता है। तो अल्टीमेटली आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी कुछ फ्रीक्वेंसी तक
इसका जो इम्पीडेंस है वो कैपेसिटिव रहता है, तो हम क्यों ना इसको कैपेसिटर की तरह काम कराएं, इसलिए इसका जो इस्तेमाल है वो क्वार्ट्ज कैपेसिटर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और वैसे क्वार्ट्ज बहुत अच्छा स्टेबल एलिमेंट माना जाता है, इसीलिए इसमें ये कैपेसिटर हैं ये हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को भी ये वो कर लेते हैं, मतलब इसमें कोई परेशानी नहीं होती, हाई आरएफ वोल्टेज को भी ये अडॉप्ट कर लेते हैं, सह सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वार्ट्ज कैपेसिटर के थोड़ा मोड़ा ओवरव्यू। क्लियर क्वार्ट्ज कैपेसिटर? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट कैपेसिटर की तरफ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैपेसिटर आपका है वैक्यूम कैपेसिटर। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिगर में, तो ये है आपका वैक्यूम कैपेसिटर। वैक्यूम तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक, देखिए कैपेसिटर है मतलब दो प्लेट्स होंगी, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक होगा। डाइलेक्ट्रिक अगर वैक्यूम रख दिया जाए तो क्या बुरा है, वैक्यूम कैपेसिटर भी होते हैं। तो वैक्यूम कैपेसिटर आपके बेसिकली क्या है, वैक्यूम को डाइलेक्ट्रिक की तरह माना गया, और वैक्यूम यूज करने से फायदा ये होता है कि ये इसका जो वोल्टेज रेटिंग है ये काफी अच्छा रहता है, मतलब ये भी हाई वोल्टेज तक ये आराम से सह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अगर आप देखें ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर्स वगैरह में, लार्ज एंटीना में वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है वैक्यूम कैपेसिटर्स का। देखिए इसका रेंज अगर आप देखें ना वैक्यूम में, तो 1 पिकोफैरड, ठीक है, आपका 1 पिकोफैरड से लेके 5000 पिकोफैरड तक आप इस कैपेसिटर को बना सकते हैं। क्वार्ट्ज नहीं, ये वाला वैक्यूम कैपेसिटर 1 पिकोफैरड से लेके 5000 पिकोफैरड तक। ठीक है, ओके, और ये वोल्टेज भी काफी सह सकता है, जैसे आपको मैंने जो बताया हाई वोल्टेज रेटिंग, मतलब 60 किलो वोल्ट तक ये वोल्टेज को आराम से सह सकता है, देखो कोई वाली बात नहीं है। हालांकि आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि सर इसको याद कैसे रखा जाए, सबका अलग अलग वैल्यू है। अब मैं इतने सारे कैपेसिटर बताया तो सबका आपको पूरे हर वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा मोड़ा समझ जाएंगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो वैक्यूम है, वैक्यूम से आपको दिमाग में आना चाहिए कि वैक्यूम एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, ठीक ठाक है वैक्यूम। तो वैक्यूम में अपन ये मानते हैं कि यहाँ पे हाई वोल्टेज तक ये सह सकता है, लगभग 60 किलो वोल्ट तक। आप इसको पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिएगा कि इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो काफी अच्छी रहती है, हाई वोल्टेज 60 किलो वोल्ट तक की आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसकी रेंज आप याद रखिएगा कि 1 पिकोफैरड से लेके ये 5000 पिकोफैरड तक ये इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है, तो काफी अच्छी रेंज की कैपेसिटेंस की वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी और तीसरी पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसकी एक खराबी भी है, मतलब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नहीं है, इसकी कुछ खराबियां भी हैं। वो ये हैं कि देखिए इसका ना ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ बड़ा कम रहता है। आप जानते हैं कि जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स लगे हैं, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, अगर आप बहुत ज्यादा, मतलब जैसे अब 60 किलो वोल्ट तक तो ये सह गए, उससे ज्यादा अगर होता है ना तो फिर दिक्कत होता है। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है वो ना लगभग, इसको लिख देता हूं मैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपको अगर इसका मैं रेंज बताऊं तो 20 से 40 मेगा वोल्ट पर मीटर इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है, जो बाकी कैपेसिटेंस के मुकाबले में कम है। ठीक है, ऐसे तो ठीक है ज्यादा है, लेकिन बाकी कैपेसिटेंस के मुकाबले में कम है, जो 80-100 ऐसे होते हैं, लेकिन इसका 20 से 40 है, सबसे कम है, आप मान के चलिए डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ बाकी के। तो वैक्यूम कैपेसिटर के बारे में इतनी कहानी अगर आप जान लें तो भी अच्छा है आपके लिए। ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, थोड़ा सा, क्योंकि अब कैपेसिटेंस खत्म होने वाला है, तो थोड़ा सा मेरे को बस और बताने दो। देखो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में लिखा है, वो है 2 टाइप का कैपेसिटर। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल कैपेसिटर। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिक्स्ड कैपेसिटर पढ़ रहे थे, जो आपको मिल गया है फिक्स्ड। अब हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग 2 चीज देखेंगे, एक तो बहुत बड़ा कैपेसिटर जो लार्ज साइज के लिए यूज होता है, और एक छोटा कैपेसिटर जो सर्किट्स में यूज होता है। तो ये दोनों कैपेसिटर में आपको यहाँ पे दिखेगा प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर, प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर, और यहाँ पे आपको स्मॉल कैपेसिटर में ट्रिमर
दिखेगा। तो आपको कल के डेट में कोई भी ट्रिमर के बारे में पूछ सकता है, तो ट्रिमर आप पता रहे तो आपको पहले मैं ये पढ़ाता हूँ छोटा सा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा या फिर हल्का फुल्का GIF इमेज दिख रहा होगा प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर का, तो प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखता है। पहली बात तो आप इसका डायग्राम देख के आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये कैसा कैपेसिटर है, मूविंग कैपेसिटर है ना। इसमें कुछ स्टेटर वाला पोर्शन होता है और कुछ रोटर वाला पोर्शन होता है। आप लोग कभी जानते होंगे ना स्टेटर और रोटर के बारे में। स्टेटर का मतलब होता है जो फिक्स्ड रहता है ना, जो फिक्स्ड है, स्टैटिक है, वो स्टेटर है। देखिए इस पूरे कंपोनेंट में हर चीज मूव कर रहा है क्या, तो आप देखेंगे नहीं, हर चीज तो मूव नहीं कर रहा है, कुछ चीजें स्टैटिक हैं और कुछ चीजें रोटेट हो रही हैं। तो यहाँ पे इसका पूरा कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कुछ पोर्शन स्टेटर है और कुछ पोर्शन रोटर है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है, आपको मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम दिखाता हूँ। इसको भी आप देख पाएंगे, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे इसको कैपेसिटेंस को मेजर किया जा रहा है ना। ये कुछ छोटे फॉर्म पे कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा है कि आपका ये मूव करता रहेगा स्टेटर और रोटर की तरह। तो यहाँ पे भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी दिख रहा होगा, एक स्टेटर पोर्शन है, एक जो फिक्स्ड है। ये ब्लू कलर का जो फिक्स्ड है वो स्टेटर है, और ये रेड कलर का जो चीज है वो रोटेट कर रहा है। तो आपको ये पता होगा कि भैया अगर कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है A/D। तो अगर आप एरिया में कुछ चेंज लाते हैं या डी में डिस्टेंस में कुछ चेंज लाते हैं, तो ऑब्वियसलैप कैपेसिटेंस की वैल्यू कम या ज्यादा होती है। यही कॉन्सेप्ट अपन वेरिएबल कैपेसिटर में मानते हैं कि वेरिएबल में अपन या तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है वो चेंज कर दें, या तो डी डिस्टेंस चेंज कर दें, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यहाँ पे देखिए अगर आपको याद होगा, ये इन लोगों के बीच में जो एरिया है वो कम ज्यादा हो रहा है। आपका एक चीज फिक्स है और दूसरा चीज मूव कर रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। उससे क्या हो रहा है कि कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो और आप इसके बीच में, जैसे यहाँ पे बीच में अभी तो एयर है, एयर भी लगा सकते हैं, और जनरली इसमें प्लास्टिक फॉइल्स भी इस्तेमाल किया जाता है डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो पहला पॉइंट आपको प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में क्या जानना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन मिला के बनता है स्टेटर और रोटर से, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कैसे होती है, कम या ज्यादा कैसे होती है, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ ओवरलैप को अगर अपन चेंज कर दें बाय रोटेटिंग द एक्सिस, ये इसको थोड़ा रोटेट कर दें, तो उससे ओवरलैप कम ज्यादा होगा, एरिया कम ज्यादा होगा, जिससे कैपेसिटेंस की वैल्यू कम ज्यादा चेंज होगी। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है इस कैपेसिटर में कि इसके में डाइलेक्ट्रिक कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए हम एयर का इस्तेमाल करते हैं, खाली हवा है यहाँ पे, या तो फिर इसमें प्लास्टिक फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, प्लास्टिक फॉइल का, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि इसका यूज कहाँ होता है, इतना बड़ा कैपेसिटर का यूज हम कहाँ करें। तो आपको अगर देखें तो रेडियो के ट्यूनर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता था। जो बड़े बड़े रेडियो ट्यूनर्स होते थे उसमें प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप देखें, कभी आप वो पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर्स वगैरह पढ़े होंगे, तो वहाँ पे मिक्सर वगैरह पढ़े होंगे, फ्रीक्वेंसी मिक्सर। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे एक एंटीना लगा होता था, ठीक है, जहाँ से सिग्नल्स आते थे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या लगता था, मेरे ख्याल से लो नॉइस एम्पलीफायर लगता था, और उसके बाद यहाँ पे एक मिक्सर हुआ करता था जिसमें हम लोग नीचे से लोकल ऑसिलेटर लगाते थे, और फिर हम लोग IF एम्पलीफायर के पास शायद भेजते थे, है ना, IF एम्पलीफायर के पास, और फिर वो आगे जाके पावर एम्पलीफायर से बूस्ट अप होके आगे निकलता था। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये याद होगा तो यहाँ पे एक मिक्सर हुआ करता था, जो मिक्सर अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करता था। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये भी उसी फ्रीक्वेंसी मिक्सर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर कोई आपको अचानक से पूछ दे कि फ्रीक्वेंसी मिक्सर में
कौन से कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है तो, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, तो भाई अलग अलग फ्रीक्वेंसी तो तभी जनरेट करेगा जब अलग अलग कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप एंटीना के इम्पीडेंस मैचिंग की अगर आप बात करें, शायद आप ईएमटी में पढ़े होंगे, एंटीना इम्पीडेंस मैचिंग λ/4 टेक्निक होता है उसका, ठीक है। अगर आपको याद होगा स्टब मैचिंग वगैरह इस्तेमाल किया जाता था, क्वार्टर वेव इम्पीडेंस, स्टब मैचिंग, ये सब एंटीना के इम्पीडेंस को मिसमैच को वो करने का तरीका है, मतलब कम करने का, मैचिंग करने का तरीका है। तो इसमें भी ये कैपेसिटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वैसे तो ये खुद में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटेंस, तो अगर या 7 नंबर में, तो अगर आपको पूछता है तो आप 3-4 पॉइंट शुरुआत के लिखिएगा। अगर आपको पूछता है तो आप इसमें डिजाइन, इसका जो डिजाइन है वो आप बता सकते हैं कि इसका डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्योंकि इसका जो बुक दिया हुआ है, जो बुक आपको CSPTU बताया है कि इस चैप्टर को कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, उस बुक में इसका डिजाइन रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको ये पता है कि ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ढांचा दिख रहा है, इसमें रोटर भी है, स्टेटर भी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो दोनों का बराबर होना चाहिए? मतलब अगर टेम्परेचर कल के डेट पे बढ़ जाता है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि स्टेटर अलग तरीके से फैल रहा है और रोटर अलग तरीके से फैल रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड बी सेम, ऐसा लगता है क्या आप लोगों को? हेलो, नो सर, ऐसा नहीं लगता? टेम्परेचर कोफिशिएंट तो सेम होना चाहिए ना। ऑब्वियसली अगर आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे कि लोग अलग अलग कोफिशिएंट हो, मतलब हो सकता है कि ये रोटर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो, वो नेगेटिव, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो भी टेम्परेचर कोफिशिएंट हो वो दोनों रोटर और स्टेटर का दोनों सेम हो। भाई अगर आप आपके जैसे आपके रूम में आपका टेम्परेचर, जैसे कोई रूम का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके हाथ में क्या अलग टेम्परेचर फील होता है और मुंह में अलग होता है? ऐसा तो नहीं है ना। आपका ओवरऑल बॉडी का हर पार्ट का टेम्परेचर तो सेम होना चाहिए ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट तो सेम होना चाहिए, टेम्परेचर के बढ़ने से जो इफेक्ट है। तो वही हाँ, वही इस ढांचे का भी है कि रोटर और स्टेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। दूसरा डिजाइन रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो मैकेनिकल स्ट्रेस लग रहा है, अब देखिए चीजें मूव कर रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस आ रहा होगा, ठीक है। तो मैकेनिकल स्ट्रेस जो है पूरे इस असेंबली में जो है हर पार्ट में मिनिमाइज होना चाहिए, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस कम से कम आए, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा तो ऑब्वियसली चीजें डैमेज होंगी, खराब होंगी। तो ऑब्वियसली मैकेनिकल स्ट्रेस इन ईच पार्ट ऑफ असेंबली शुड बी मिनिमाइज, ये आपका दूसरा डिजाइन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तीसरा, अब देखो ये ऐसे ही है, बस आपको सुनना है, समझना है और बस लिख देना है, उसमें कुछ दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। इसमें देखिए बोल रहा है कि हाई डिग्री ऑफ मैकेनिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी तो होना ही चाहिए। इसमें स्टेबिलिटी पॉइंट आप इसमें शामिल कर सकते हैं कि इसका स्टेबिलिटी बहुत हाई डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ओके, डाइलेक्ट्रिक लॉस, अगर आप बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं तो उसका लॉस कैसा होना चाहिए? तो ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक लॉस, कौन चाहेगा कि ज्यादा लॉस हो, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस कम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप अगर कैपेसिटेंस बना रहे हैं, कैपेसिटेंस को देख रहे हैं, तो आप चाहेंगे क्या कि उसमें स्ट्रे इंडक्टेंस आए, मतलब जो हम लोग जो स्ट्रे इंडक्टेंस की बात करते थे, जो अपने आप जनरेट हो जाता था जब अपन हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, अगर आपको याद होगा तो आप चाहेंगे क्या ऐसा हो? तो रेसिडुअल इंडक्टेंस या स्ट्रे इंडक्टेंस जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। इमिसिविटी कोफिशिएंट लगभग सबका एक जैसा होना चाहिए, ज्यादा इमिजन या कोई इमिजन तो खैर कोई नहीं करना चाहिए, ये अपन को मेन वो है। तो अल्टीमेटली देखो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी मटेरियल बनाएं, जैसे आप फ्रेम का, इस पूरे फ्रेम का आप बनाएं, या आप स्टेटर के रॉड का, आप जो बीच में रॉड दिख रहा है वो रॉड का बनाएं, या रोटर के शाफ्ट जो यहाँ पे मूव करा रहा होगा वो शाफ्ट का देखें, या इसमें जो कोई प्लेट्स लगी होंगी वो प्लेट्स की बात करें। सब के सब एक ही मटेरियल से बने रहें तो ज्यादा अच्छा है। एल्यूमिनियम से आप बना लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक ही मटेरियल रहेगा तो सारा चीज हो सकता है। तो अल्टीमेटली मैं आपको एक बार समअप करता हूँ
प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बार सम अप करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। फिर से सम अप कर रहा हूँ। प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर, पहली बात तो प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर होता क्या है वो आप बताइए। ये वेरिएबल कैपेसिटर है, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होते रहेगी, ठीक है। ठीक है, ये चेंज होते रहेगी। जैसे अगर अपन ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल करें, जैसे अपन रेडियो को ट्यून करते हैं, तो अपन पर्टिकुलर ट्यून करते हैं, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज वेंज करते रहते हैं, है ना। यही अपन करते हैं, इसलिए अपन को प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। तीसरा, इसमें आप इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि इसमें स्टेटर एंड रोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। चौथा, आप बता सकते हैं कि इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे चेंज होती है, तो आप एरिया बिटवीन द प्लेट्स अगर आप चेंज कर दें तो आपका ये चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर पांचवा आप पॉइंट बता दें कि इसमें कौन सा डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल होता है, तो एयर या प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। फिर आप इसमें छठवां पॉइंट बता दें कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो मैं जैसा आपको बताया कि रेडियो में इस्तेमाल होता है। आपको और भी यूज आपको बता देना है कि ये फ्रीक्वेंसी मिक्सर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपको एंटीना के इम्पीडेंस मैचिंग में इसका इस्तेमाल होता है। आपको रेजोनेंट सर्किट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पे भी रेजोनेंट क्रिएट करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो ये सारे कुछ यूज हैं। अगर क्वेश्चन 4 नंबर से ज्यादा 8, 7 नंबर में पूछता है तो फिर आप आगे बढ़िए। और सातवां पॉइंट, आप डिजाइन रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। डिजाइन रिक्वायरमेंट के बारे में, डिजाइन में आप क्या बताएंगे, तो आप बताइए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बताइए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट स्टेटर रोटर का सेम होना चाहिए। आप मैकेनिकल स्ट्रेस के बारे में बताइए कि भैया मैकेनिकल स्ट्रेस ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या डैमेज होना शुरू हो जाएगा। मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, शुड बी मिनिमाइज, ठीक है। उसके बाद आप तीसरा टेम्परेचर के बारे में बताइए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट तो ठीक है सबका एक जैसा होना चाहिए, टेम्परेचर भी पूरा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक पार्ट को ज्यादा गर्म कर रहे हो, दूसरे पार्ट को मतलब कम टेम्परेचर रखे हो। टेम्परेचर शुड रिमेन सेम, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या बताइए, आप बताइए कि मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैकेनिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी तो हर कोई चाहता ही है। फिर आप बताइए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप ये बताइए कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है, ऑब्वियसली लॉस जो डाइलेक्ट्रिक का है वो हमारा कम से कम हो तो ज्यादा अच्छा है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट बताइए कि इसका जो इंडक्टेंस है, जो स्ट्रे इंडक्टेंस है या रेसिडुअल इंडक्टेंस है, वो बहुत कम से कम होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें आप बताएंगे तब आपका प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर का एक मार्क्स भी कंप्लीट होता है और कुछ समझ में भी आता है कि ऐसा सा प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर है। ये क्लियर है क्या सभी को ये पॉइंट? यस सर। आई होप ठीक है सर। ये ऑटोमेटिक वेरी होता रहता है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक वेरी नहीं होता। इसमें जो ये जो ऐसे रॉड्स दिए हुए हैं ना, ये रॉड्स के कारण मतलब जो वहां पे एक्चुएटर है वो मूव कराता है शाफ्ट को, तो आपके वैल्यूज के हिसाब से मूव कराता है। मतलब आपने जितना उसको सेट कर रखा है उतना वो मूव करता रहता है। आप इसको मूव कराएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। आपको जितना कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए उतना ही आप मूव कराएंगे। अभी तो ये GIF है इसलिए बार बार ऐसे ऐसे वो दिख रहा है, जैसे इमेज है ना, तो बार बार ऊपर नीचे दिख रहा है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, लास्ट टॉपिक है इस पूरे मतलब सेकंड पोर्शन का कैपेसिटेंस का, वो आपको मैं बस पढ़ा देता हूँ। वो है आपका ट्रिमर कैपेसिटर। ये ट्रिमर कैपेसिटर अगर आप देखें तो ये ना, अगर आप देखें, ये देखिए यहाँ पे एक तो स्क्रू टाइप का दिख रहा होगा जिसको आप ऐसे गोल गोल घुमाओगे, चाहे आप इस दिशा में घुमाओ या इस दिशा में। बेसिकली इसके घुमाने से यहाँ पे देख रहे हो क्या, इस पोर्शन में ऐसा ये ऐसा रखा हुआ है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? प्लेट। हाँ, ये प्लेट है ना। अगर आप इसको मूव करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ चीजें चेंज होंगी। जैसे यहाँ पे आप उसका प्रिंसिपल देख सकते हैं, ये एक मूवेबल प्लेट है, ये जो मूवेबल प्लेट है ना। और आपका देखो ये एक सेंट्रल एक्सिस है जिसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा होगा, यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, और ये बीच में डाइलेक्ट्रिक है। तो आप ये वाला उसको देखिए कि अगर ये और ये दूर दूर हैं, ठीक है, मतलब ये मूवेबल प्लेट और ये जो फिक्स प्लेट है, एक फिक्स प्लेट जो नीचे रखा गया और एक मूवेबल प्लेट जो जिसको आप मूव कर रहे हैं, वो अगर
थोड़े दूर पे हैं तो आपका कैपेसिटेंस कम रहता है, और अगर ये सामने सामने हैं तो कैपेसिटेंस ज्यादा रहता है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने एक छोटा कैपेसिटर बनाया जिसका नाम था ट्रिमर कैपेसिटर। ट्रिमर कैपेसिटर देखिए बेसिकली क्या हो रहा था कि ट्रिमर कैपेसिटर के बारे में आप सबसे पहले, ये भी 7 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लेकिन हालांकि नहीं पूछता, बहुत कम छोटा सा ही इसका टॉपिक है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए ट्रिमर कैपेसिटर के बारे में। ट्रिमर कैपेसिटर सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि क्या ये फिक्स कैपेसिटर है या वेरिएबल है। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो वेरिएबल है क्योंकि इसमें तो अपन मूव करा रहे हैं, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर है। ये इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जनरली इसको ना आप इस्तेमाल नहीं करोगे, जो ये ट्रिमर कैपेसिटर है उसका इस्तेमाल एंड यूजर के हाथ में नहीं होता। ये जनरली ना कोई चीज को बनाया जाता है, चिप बनाया जाता है ना जब, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग के समय ही ट्रिमर कैपेसिटर को उसमें लगाया जाता है, और जो मैन्युफैक्चरर रहता है वो खुद इसको सेट करके लगा के छोड़ देता है। मतलब ये जैसे आप कंप्यूटर आप चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, है ना, अब आप क्या अंदर खोल के ट्रिमर कैपेसिटर को चेंज करते हो क्या वैल्यू को? आप तो नहीं कर पाते होगे, आपका तो मोबाइल पूरा डब्बा में पैक होके आ गया है, वैसे ही कंप्यूटर भी पैक होके आ गया। तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, जब अपना सर्किट बनाते हैं, पूरा चिप कंप्लीट करते हैं, तो आप जानते होंगे कि वहां पे ऑसिलेटर्स वगैरह भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे उसमें जो चीजें यूज होती हैं, ठीक है। अब देखिए ऑसिलेटर है अंदर में, आपको पता है ना कि मदरबोर्ड में CMOS लगा रहता है, ठीक है, वो आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है? फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अभी ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा तो ये किस फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा? मतलब आप नया नया लैपटॉप खरीद के लाए तो क्या आप, या कंप्यूटर खरीद के लाए तो क्या आप उसका ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने घुस जाते हो क्या? नहीं करते हो ना, वो पहले से सेट रहता है। तो पहले से कौन सेट करता है? ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या किया, ये ट्रिमर कैपेसिटर को यहाँ पे लगा दिया, और ट्रिमर कैपेसिटर की जो इसकी वैल्यू है, जिस फ्रीक्वेंसी में सेट करना है उसको, वो उतना कैपेसिटेंस को सेट कर दिया। तो उस अब आपको पता है ना कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2π√LC, है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो आपकी C की वैल्यू कम ज्यादा करने से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती है, और उसी हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो आप ये C की वैल्यू को कम ज्यादा करके, आप इसको पहले मैन्युफैक्चरर ने पहले सेट करके आपको बना के दे दिया। आपको इसमें कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कल के डेट में कंप्यूटर खराब होता है, तब आप जब इसको ओपन करवाते हैं, तब आपको ये ट्रिमर कैपेसिटर दिखता है कि भैया कोई उसको, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा तो उसको सेट या रीसेट करेगा कुछ भी। तो ट्रिमर कैपेसिटर का पहला काम तो वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है, दूसरा काम ये इनिशियल कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इस शब्द को बस याद रखिएगा आप लोग, इनिशियल कैलिब्रेशन। इनिशियल कैलिब्रेशन का मतलब समझते हैं? जो इनिशियली, जो शुरुआती दौर पे जब कैलिब्रेट किया जाता है, किसी चीज को सेट किया जाता है, उस समय ट्रिमर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी में कभी राइज टाइम, फॉल टाइम आप पढ़े होंगे ना डिजिटल में, जब क्योंकि अंदर आप देखोगे तो उसमें तो पूरे गेट्स लगे हुए हैं, लॉजिक गेट्स, एंड गेट, नॉर गेट। तो ऑब्वियसली जब आपका सिग्नल जाता है तो एक टाइम पे राइज टाइम होता है, एक टाइम पे फॉल टाइम होता है। तो वो कब उसका राइज टाइम होगा, कब फॉल टाइम होगा, ये सबको कौन सेट करेगा? बेसिकली ये कैपेसिटेंस की वैल्यू तो सेट होती है। तो ये सब तो ओवरऑल में इसको सिर्फ ये शब्द से अगर बोलूं कि इनिशियल कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट के लिए ट्रिमर कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। तीसरा पॉइंट आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये एंड यूजर के लिए, एंड यूजर इंटरेक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं है ना। ये ट्रिमर कैपेसिटर एंड यूजर, हम जैसे यूजर के लिए नहीं है, ये अंदर में मैन्युफैक्चरर ने पहले से ही पीसीबी में पहले ही लग दिया है और आपको एक्सेस नहीं होता उसको, ठीक है। अगर आप देखोगे, हालांकि ये छोटे होते हैं, इसीलिए बड़े बड़े जो वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं उनसे ये सस्ते होते हैं। अब छोटे हैं तो सस्ते भी होंगे, चीप होते हैं, ठीक है। इसमें एक सेमी सर्कुलर प्लेट लगा रहता है। देखिए ये जो प्लेट है ये कैसा है, सेमी सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। एक फिक्स प्लेट रहता है इसके अंदर में और एक मूवेबल रहता है, जिसको हम लोग ये स्क्रू ड्राइवर से मूव कराते हैं, ठीक है।
वैसे तो अगर आप इसकी बात देखेंगे ट्रिमर कैपेसिटर में, तो ट्रिमर कैपेसिटर लगभग इसकी वोल्टेज रेटिंग देखेंगे तो ये बहुत कम वोल्ट तक ही सहता है, 300 वोल्ट ही सहता है। जबकि हम बहुत दूसरे कैपेसिटर की बात करें तो वो 60 किलो वोल्ट तक सह जा रहा था। तो उस हिसाब से ये बहुत कम वोल्टेज को ही सहता है। इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू भी ज़्यादा होती नहीं है। अगर आप इस सोचें तो 0.5 पिको फैरेड से लेके अगर आप देखें तो 10 पिको फैरेड तक इसकी मिनिमम कैपेसिटेंस वैल्यू होती है। अगर आप ये मिनिमम कैपेसिटेंस देखें, और मैक्सिमम कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है लगभग 120 पिको फैरेड। जब इन लोग आमने सामने होते हैं तब 120 पिको फैरेड तक ये वैल्यू जा सकती है। वैसे तो इसके अंदर में दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं। जनरली एयर डाइलेक्ट्रिक यूज किया जाता है, या फिर आप इसमें देखें तो सिरेमिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखें तो सिरेमिक का भी ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं, तो आपको मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल ये चिप बोर्ड्स वगैरह में ये ट्रिमर ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आरएफ सर्किट अगर अपन बात करें, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, वो सब सर्किट्स पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको अगर मैं बताऊं तो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में भी काम करता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इवन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में भी ये कैपेसिटर्स काम करते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए इसको ट्यूनर्स में इसका इस्तेमाल किया ही जाएगा, जो ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फिल्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो पर्टिकुलर वैल्यू को लेगा इस फ्रीक्वेंसी तक, तो फिल्टर्स में इसका इस्तेमाल किया ही जाएगा। ठीक है, मोबाइल के अंदर में जो रेडियो होता है उसमें ट्रिमर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली मोबाइल के अंदर तो आप प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर, इतना बड़ा कैपेसिटर को तो आप ले नहीं सकते, है ना। तो मोबाइल के अंदर में आप जब वैल्यू को इधर उधर सेट वो करते हैं ना, जब फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, तो ऑब्वियसली वो अंदर में ये जो वैल्यू है ये चेंज होता रहता है। तो ट्रिमर कैपेसिटर का काम मोबाइल के रेडियोज में इस्तेमाल किया जाता है। इवन एरोस्पेस ट्रांसमीटर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में काम करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ट्रिमर कैपेसिटर ट्यूनिंग के लिए बहुत अच्छा कैपेसिटर है, ट्यून करने के लिए बहुत मस्त वाला कैपेसिटर है। तो इतना है आपका कैपेसिटेंस का टॉपिक। आई होप अगर आपको मैं सिलेबस में वापस ले जाऊं तो सिलेबस में कंपोनेंट्स से लेके रजिस्टर वाला पोर्शन अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर और इन देयर सिलेक्शन फैक्टर में वेरिएबल के ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखा। वेरिएबल कैपेसिटर हम लोगों ने वेरिएबल कैपेसिटर में आप लोगों ने सबसे पहला प्रिसीजन वेरिएबल कैपेसिटर देखा। इसी का दूसरा वर्जन जनरल पर्पस है, ये प्रिसीजन के लिए जनरल पर्पस वेरिएबल कैपेसिटर है, मतलब वो बात वही है। जनरल पर्पस में बेसिकली आपने ट्रिमर्स पोर्शन भी कंप्लीट किया है। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ तक सेकेंड पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पोर्शन आपका बचा है पावर ट्रांसफार्मर और ऑडियो ट्रांसफार्मर वाला, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से डील करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके।